वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल वी डिटेलिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, नमस्ते। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन दैट इज़ द फर्स्ट सेशन इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन द यूट्यूब। सो यूट्यूब में मैंने अपलोड now I'm telling about learning assessment or assessment for learning. So what do you mean by assessment? Assessment is a performance checking process. Okay, assessment क्या होता है? That is आप किसी को चेक करना चाहते हो, उसको assess करना चाहते हो, उसके किसी पॉइंट पे जानना चाहते हो तो वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो उसकी परफॉर्मेंस के बेस्ड अगर कुछ जानना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड द असेसमेंट, राइट। उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं असेसमेंट। बट इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म। ये क्या है? बड़ा सा टर्म है, नॉट ए स्मॉलर वन और द नैरोअर वन। तो ब्रॉडर टर्म कहाँ यूज़ होता है? ब्रॉडर टर्म इन ग्रेडेशन, परफॉर्मेंस चेकिंग, स्टैंडर्ड चेकिंग या फिर क्वालिटी चेकिंग, दैट इज़ अपग्रेडेशन करने के लिए, दैट इज़ फॉर द अपडेटेशन बोल सकते हो, अपडेट करने के लिए फ्रॉम द वन ग्राउंड टू अनदर ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड द असेसमेंट प्रोसेस। Assessment again based on or depend on evaluation. Evaluation is of various type, but evaluation that means to evaluate someone. Evaluate someone. Evaluate इसका हिंदी होता है मूल्यांकन। मूल्य को अंकन करना किसके बेसिस पे? आप जब एग्जाम करते हो उसके बेसिस पे करते हो। ये क्राइटेरिया के बेस पे हो सकता है, इंटरनल कोई कैरेक्टर के ऊपर हो सकता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर और द एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव क्वालिटी कैरेक्टर्स के ऊपर भी हो सकता है। सो आपका जो इवैल्यूएशन है ये बेस्ड करता है क्या? ये पर्टिकुलर किन चीज़ों के ऊपर आपको आकलन करना है, किन चीज़ों के ऊपर इवैल्यूएशन करना है, राइट। तो इसलिए आप यूज़ करते हो क्या? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करके आपका क्या बनता है? आपका बनता है असेसमेंट, राइट। हो गया। अभी असेसमेंट में क्या पॉइंट आते हैं? दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बुक में ना बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि लेंदी है, बट लेंदी नहीं है। अगर आप जानते हो तो आपको बहुत फटाफट हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने डिक्टेट किए थे ऑफलाइन क्लासेस में, तो उस चीज़ों को भी मैं दिखा दूँगी। इसका प्रॉपर सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर मेंशन होगा मेनी टॉपिक्स ऑफ असेसमेंट और डिस्कशन ऑफ असेसमेंट, लर्निंग असेसमेंट, ऐसे करके वीडियोस हैं। आप टॉपिक वाइज मान ले, जैसे कि चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस फेयर, साइंस क्लब, म्यूजियम एक्सेट्रा, दैन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, और सीवीटी क्या होता है, परसेंटाइल रैंक क्या है, परसेंटेज क्या है, सारे टॉपिक्स के ऊपर है। जितने टॉपिक्स मैं बोलते जा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस करो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी बात आया कि असेसमेंट किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ना। असेसमेंट वन काइंड ऑफ आपको परफॉर्मेंस वाइज ये अपग्रेडेशन दे रहा है। तो जेन्युइनली ये बोल सकते हो कि ये फीडबैक प्रोसेस है। क्या है? फीडबैक प्रोसेस है। आपका इवैल्यूएशन भी फीडबैक प्रोसेस है। इवैल्यूएशन किसी को जज करता है तो मार्क्स देता है, परफॉर्मेंस किसी को जज करता है तो मार्क्स के साथ साथ ग्रेड या स्टैंडर्ड देता है। इतना डिफरेंसेस है। तो अभी जिनको भी डाउट होगा कि मैम कैसे लिखेंगे, तो आपको मैं बता दूं, इवैल्यूएशन का अगर नोट्स पढ़ लिए हो, बिकॉज इवैल्यूएशन जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, इंट्रोडक्शन, दैन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं असेसमेंट के साथ। सिर्फ आपको वर्ड चेंज करना है, वर्ड चेंज करके आपको लिखना है। इन द प्लेस ऑफ असेसमेंट उसको रिप्लेस करो एंड वहाँ पे आप लिख सकते हो इवैल्यूएशन, या फिर इवैल्यूएशन की जगह पे आप लिख सकते हो असेसमेंट। सिर्फ उसके इंट्रो को थोड़ा चेक कर लेना है, बस इतना ही काफ़ी है। अदरवाइज द कैरेक्टर्स आर सेम, प्रिंसिपल्स आर सेम, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर सेम, ठीक है। हो गया। अभी असेसमेंट इज बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स एंड उसी क्राइटेरिया के बेस्ड में कुछ टॉपिक्स आएंगे। अभी देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का टाइप्स लिखो, किसी का भी एक टाइप पूछ लिया तो क्या करोगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ना, 1.1 एंड 1.2 में दोनों को मिला के असेसमेंट का लिखा गया है। अभी व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट होता है किसी को मापना, नाप लेना, या फिर बोल सकते हो जस्ट लाइक आवर फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग आप अगर किसी को चेक करते हो तो दैट इज इन सेंटीमीटर, मीटर, फीट, ऐसे में आप चेक करोगे। इफ आप उसको चेक कर रहे हो थ्रू उसके IQ, तो वो भी एक मेजरमेंट है ना। तो उसके एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, उसी बेसिस पे आप मेजरमेंट करते हो। दैन है टेस्ट। टेस्ट में एक क्वेश्चन आता है क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट और गुड टेस्ट मटेरियल। तो आप जब भी क्लास में पढ़ाते हो तो यू यूज़ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट मटेरियल, राइट। ये टेस्ट मटेरियल्स क्वालिटी एश्योरेंस देता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, रिलेटिविटी और रियलिटी होना चाहिए।
रिलायबल कितना है, एंड रिलायबिलिटी आप जिसको बोलते हो, रिलायबिलिटी भी होना चाहिए। तो रियल कितना होगा दैन रिलायबिलिटी कितना होगा, दैट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। ओके, ऑब्जेक्टिविटी, ये कितने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकता है उसके मटेरियल्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब विद प्रूफ, वो कितने पॉइंट तक वैलिड है, कितना जगह पे वो यूज़ हो सकता है, राइट, हो गया वैलिडिटी। तो जितने भी टेस्ट आते हैं, जस्ट लाइक अचीवमेंट टेस्ट हो गया या नॉर्मल कोई भी टेस्ट हो गया, तो उसमें ये 3 पॉइंट को माना जाता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ओके, और एक चीज़ जो आप लोग यूज़ करते हो असेसमेंट के, प्रैक्टिकबिलिटी। प्रैक्टिकल कितना है, प्रैक्टिकल यूज़ कितना कर सकते हैं, वो होता है प्रैक्टिकबिलिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आ गया। अभी देखो इसमें अप्राइजल है, अप्राइजल आता नहीं है। अप्राइजल भी वन काइंड ऑफ चेकलिस्ट जैसे होता है, जहाँ पे एक फॉर्मेट होते हैं फॉर्म्स जैसा, वहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, उसको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, हो गया। अभी इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, वो उतना ही लिखोगे तो एनफ है। अभी इसके बाद है पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। तो जो कैरेक्टर्स इवैल्यूएशन के हैं कि ये प्रमोशन देने के लिए हेल्प करता है, ये क्लासीफाई करने के लिए हेल्प करता है लोगों को, टू फुलफिल द नीड ऑफ ए पर्सन और टू मैनेज द इंडिविजुअल डिफरेंस, टू मैनेज द स्टैंडर्ड, टू प्रोटेक्ट द आइडियल थाट्स फ्रॉम द अदर पर्सनस। तो ये जितने भी मैंने अभी बोला, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोथ इवैल्यूएशन के लिए भी एंड असेसमेंट के लिए। अभी बात आता है 1.1 और 1.2 तो करोगे, एक साथ कर लोगे। अभी 1.3 में है बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर द क्लासरूम असेसमेंट, चेंजिंग द कल्चर ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियरिस्ट, दैन कॉग्निटिविस्ट एंड आपका कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये थ्योरीज बेस्ड है। यहाँ पे आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो, कौन से कैटेगरीज को आप कभी यूज़ करते हो उसके मेंशन करना पड़ता है। तो ये ज़्यादातर आता नहीं है, फिर भी अगर करना चाहो इसके भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, चेक कर सकते हैं। 1.4 थोड़ा करके जाओ, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स बोल सकते हो या क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट बोल सकते हो। अगर इवैल्यूएशन अगर जानना हो तो भी आपको ये टाइप्स जानना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन जानना पड़ेगा। अगर असेसमेंट के बारे में लिखना है तब भी आपको जानना पड़ेगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑन द बेस्ड ऑफ पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग देखो तो ये कितने टाइप का होता है, यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, प्रोग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक। आप ना पेयर वाइज करो, डायग्नोस्टिक वर्सेस प्रोग्नोस्टिक और सबमेटिव वर्सेस फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या होता है, जो छोटे छोटे फॉर्म्स में होता है। अगर छोटे छोटे फॉर्म्स में या 2 डेज 3 डेज पर आप किसी को टेस्ट कर रहे हो, विद इन 1 मंथ, अगर 2 मंथ्स के विद इन जो भी हो रहा है, डेली बेसिस पे जो होता है, पेंसिल पेपर टेस्ट, ओरल टेस्ट और एनी टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आस्क करते हो, या फिर नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस हैं चेकलिस्ट के जैसे, येस नो के जैसा आप पूछते हो, तो दीज आर कॉल्ड द फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या है ना, सडन फीडबैक आपको रिटर्न मिल जाता है, सडन फीडबैक। इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो असेसमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स भी सेम हो जाएंगे। बस आपको जानना है इतना कि ये डिफरेंस क्या है ना, ये डेली बेसिस पे होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस पे होता है। सबमेटिव क्या होता है, एडिशन होगा हर एक थ्योरीज का, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स, जैसे सेमेस्टर हो गया या लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद इसका इवैल्यूएशन होता है या असेसमेंट होता है। हो गया। तो आपका बेनिफिशियल कौन सा है, फॉर्मेटिव ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज ये एवरी पॉइंट्स को जज करता है, एवरी ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचता है एंड बच्चों के जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकता है। उसमें हम बोल सकते हो रिमेडियल टीचिंग देके उसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम लर्निंग। एंड इधर अगर देखो सबमेटिव में ये एट द एंड ऑफ द सेशन होता है या फिर एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है, तो सो क्या होगा ना, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो बच्चों का सिर्फ एक ही बेसिस पे हम उसको जज कर सकते हैं IQ। तो ये चीज़ है। प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, पहले तो डायग्नोस्टिक समझ लो। डायग्नोस्टिक क्या होता है, ये वर्ड आपने कहाँ से सीखा है, डायग्नोज। डायग्नोज वर्ड आया है आपके डॉक्टर्स, मेडिकल टर्म्स हमने यूज़ किया है। डायग्नोज कब हम डायग्नोज करते हैं ना, जो लोग हमारे पास आते हैं एंड उनको कुछ इश्यूज होता है तो हम उनका प्रॉब्लम को पहले सुनते हैं, आफ्टर दैट डायग्नोज करते हैं। तो डायग्नोस्टिक में ये मेंशन हुआ है कि कोई अगर पर्सन
बीमार है उनके प्रॉब्लम को पहले ढूंढो, आफ्टर दैट उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो, इफ सल्यूशन मिल गया तो उसको सॉल्व कर दो एंड उसको फिर से जीने का मौका दो, तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक। सेम थिंग यहाँ पे होगा, टीचर क्या करेंगे, बच्चों के प्रॉब्लम को, एक एक इंडिविजुअल बच्चों के प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसके फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, डिजीज़ की हिस्ट्री देखेंगे, उसको सोल्यूशन देंगे, उसको गाइडेंस काउंसलिंग चाहिए तो वो प्रोवाइड किया जाएगा, रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक में क्या हुआ, द सेम चीज़ बट ग्रुप में होगा, ओवरऑल हर एक बच्चे के लिए एक साथ एक जैसा ही होगा, एट ए टाइम होगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म पीरियड में विद इन 1 to 2 days के अंदर सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। ऐसा अगर होता है तो ये हो गया प्रोग्नोस्टिक, हो गया। अभी देखो इसका एट्रीब्यूट्स न स्कोप के अकॉर्डिंग क्या है, स्कोप के अकॉर्डिंग अगेन ये 2 टाइप्स का होता है, टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज मतलब एक फिक्स स्टेटस है ना, स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, वी मेंटेन आवर स्टैंडर्ड, दैट मीन्स वी मेंटेन आवर स्टेटस टू। अब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो यूनिफॉर्म होता है जितने भी स्टैंडर्ड वाले लोग हैं उनके लिए, दैट मीन्स जो उस स्टैंडर्ड पे मैच हो सकता है उनको हम उस स्टेटस में उस स्टैंडर्ड पे रखते हैं, राइट। अभी स्टैंडर्ड जो टेस्ट है या स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होता है ये क्या करता है, ये बच्चों को ओवरऑली उसके ऑल जो भी डायरेक्शंस हैं या फिर ओवरऑल जो नीड है उनका उसको जज करता है या फिर उसको टेस्ट करता है। तो उसके लिए टेस्ट मटेरियल्स अलग होते हैं, उसके लिए करिकुलम अलग होते हैं, उसी फिक्स करिकुलम के ऊपर उसको काम करना पड़ता है। बट इफ देखोगे आप टीचर में, तो टीचर क्या कर सकते हैं, इफ इंडिविजुअल्स को डिफरेंट डिफरेंट नीड है तो उसके नीड के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। ये बच्चों को उसके ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ाना है तो हम इसको करते हैं टीचर मेड। टीचर मेड इज अब बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्डाइज थोड़े से लो कैटेगराइज्ड होते हैं या फिर लो टर्म बेस्ड होते हैं, बट वो हायर बेस्ड होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद देखो आया आपका एट्रीब्यूट्स गैदर, आप कैसे कैरेक्टर्स को जज करते हो, उसको गैदर करके एक जैसा बनाते हो, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट्स, दैट इज द एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड अचीवमेंट। एटीट्यूड आप जानते हो ये आप, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप एप्टीट्यूड में आते हो तो एप्टीट्यूड आपके भी इंटरनल क्वालिटीज़ हैं, बट ये आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एबिलिटी देता है। उसके साथ अगर अचीवमेंट टेस्ट का देखते हो तो अचीवमेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको मल्टीपल जगह पे यूज़ हो जाएगा। अचीवमेंट टेस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अचीवमेंट टेस्ट आप जब भी लिखो ब्लूप्रिंट के साथ लिखना, ठीक है, कहीं पे भी पूछ ले आप ब्लूप्रिंट के साथ उसको लिखो, बेटर रहेगा, आपको मार्क्स बेटर मिलेंगे, ठीक है। तो अचीवमेंट टेस्ट प्लस ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। अभी इसका आप क्या करेंगे ना, अचीवमेंट टेस्ट में क्या किया जाता है, तो पहले आप क्या करेंगे, मटेरियल्स के लिए डाटा कलेक्ट करोगे, आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग द टेस्ट मटेरियल के बाद उसका स्कोर की बनाओगे, उसको चेक करोगे कि उसको अगर अप्लाई करें तो बच्चों का कितना रहेगा, आप चेक करोगे। आफ्टर दैट जितना भी इवैल्यूएशन रहता है वो करना रहता है। ये 5 स्टेजेस में हो जाता है अचीवमेंट टेस्ट, इतना ही करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, याद करो। इसके साथ ब्लूप्रिंट का मटेरियल रहता है, तो ब्लूप्रिंट का आप पढ़ लेना। ब्लूप्रिंट क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो भी मटेरियल है उसी के ऊपर, एंड किस टाइप का क्वेश्चंस आप ब्लूप्रिंट में बनाओगे, क्वेश्चन पेपर कैसे बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पेपर जब बनाना रहता है, हम बहुत टाइप्स के क्वेश्चन पेपर को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उसमें पार्टीशन वाइज या फिर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बनाते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका ऐसे टाइप, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग पैटर्न में लिखा जाता है, एंड इसका जो भी ऑब्जेक्टिविटी है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द अदर्स अलग होता है, थोड़ा सा कम रहता है। अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का और बाइनरी चॉइस क्वेश्चन का, बाइनरी मीन्स टू ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस दैट इज द 4 ऑप्शंस, मोर दैन 2 ऑप्शंस रहेंगे। इसका ऑब्जेक्टिविटी सही रहता है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कौन सा बेटर ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको टिक करना रहता है। तो ये बच्चों का मेमोरी को और शार्प करता है, ये दोनों का पॉइंट है। और क्या है, अगर बोलोगे कॉलम मैचिंग ऑल्सो गुड वन, ये ऑब्जेक्टिविटी के ही ऊपर है। ट्रू फॉल्स, ये भी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर है, सिर्फ आपको चेकलिस्ट जैसा येस और नो में आंसर देना है या ट्रू फॉल्स बोलना है। तो ये सारा जो पॉइंट्स है ना, ये आपका आ जाता है किसके अंदर, ब्लूप्रिंट मेकिंग में आ जाता है। इसके बेस पे आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो, तो इसको थोड़ा डिटेल पढ़ के जाओ, ठीक है। अभी इसके बाद आप 1.5 है, तो जिसमें मेंशन है कि आपका जो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस में कौन से पॉलिसीज़ ने क्या क्या बोला है, ठीक है।
कौन से पॉलिसीज़ ने क्या क्या बोला है। तो एनपी, आपके जितने भी एनपी है, एनपी 1986 हो गया, एमसीएफ 2005 हो गया, तो ये सारे जो करिकुलम फ्रेमवर्क एंड द एनपी 1986 जो कि फाउंडेशन क्रिएट करता है एग्जामिनेशन का, एंड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेक करता है, उसके लिए इंस्पेक्टर रखा जाता है, उसके लिए सब कुछ मटेरियल बनाया जाता है, तो वो सब यहाँ पे पॉइंट को मेंशन करें। तो आपको मैं बता दूँ 1.1, 1.2 एंड 1.4 एंड हो सके तो 1.5 करके जाओ। बीच का जो बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है उसको याद नहीं कर पाओगे तो उसको स्किप कर सकते हो। देन आप जाओ नेक्स्ट यूनिट पे। तो नेक्स्ट यूनिट पे है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड द सबमिटिव असेसमेंट। यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है एंड सबमिटिव असेसमेंट क्या है। आप असेसमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, ये दोनों क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन। देन आपको लिखना है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर दैट टाइप्स लिख दोगे, टाइप्स को फिर एक्सप्लेन करोगे विद मेरिट डिमेरिट्स। बस इतना ही करने से हो जाएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मैं बता चुकी हूँ, सबमिटिव भी मैं बता चुकी हूँ, बस उतना कर लोगे हो गया। अभी ना सबमिटिव में 2 पॉइंट्स और भी मेंशन है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ डिफरेंस के साथ, वो लिख दोगे। तो 2.1 करो, 2.4 करना एंड 2.3 कर लो, बेटर रहेगा। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनिंग, तो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनिंग आप जानते हो, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है, उसको पार्ट वाइज मैनर पे ऑब्जर्व करना, उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसके बेसिस पे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी चीज़ को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन पेपर बना के क्वेश्चनिंग कर सकते हो, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं। बट 2.3 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 पार्ट है, रिपोर्ट बनाना है, 3 पार्ट, दैट इज अ सेल्फ, पीयर, टीचर असेसमेंट। तो टीचर असेसमेंट आप जानते हो, टीचर जब असेस करते हैं सबको, तो वो होता है नॉर्मल असेसमेंट प्रोसेस, जो कि आपको एक प्रोमोशन बेसिस पे, स्टैंडर्ड बेसिस पे ये आपको अपग्रेडेड करता है। पीयर असेसमेंट, जो आप लोग पीयर इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो, पीयर असेसमेंट भी बोल सकते हो, जो आप लोग अपने ही सेम एज ग्रुप के विद इन करते हो या क्लास बच्चों के विद इन करते हो, तो वो होता है पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, जब आप खुद को एनालाइज करो कि पहले आप क्या थे, अब क्या हो, एंड विद इन दिस पीरियड आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसको चेक करना हमारा सेल्फ असेसमेंट होता है। प्रोजेक्ट जिसको आप प्रोजेक्ट आउट करते हो या पॉइंट आउट कर सकते हो किसी ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस के बेसिस पे, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी रूब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूब्रिक्स जब पढ़ रहे हो, बिकॉज ये 2-3 जगह पे यूज़ किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन आ ही सकता है, आ ही जाएगा भी, ऑल्सो पढ़ लेना। रूब्रिक्स वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ये ना क्या है, रेटिंग स्केल का ही एक पार्ट है और चेकलिस्ट इसका ही एक पार्ट है। रूब्रिक्स में क्या होता है ना, आप एक जस्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहते हो या किसी को रेटिंग देना चाहते हो, तो यू नीड ए रेटिंग स्केल, बट किसी कैरेक्टर के बेस पे तो दोगे ना। तो इसका जो स्केल होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो कि प्रॉब्लम और सिचुएशन के बेस्ड हो, जहाँ पे एनालिसिस करो, आफ्टर दैट उसके बेसिस पे आप क्या करो, सेकंड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट में आप क्या करो, उसके बेसिस पे आप उसको रेटिंग दे रहे हो कि कौन से रेटिंग के विद इन आया। थर्ड पार्ट में आप क्या करो, उसका जजमेंट हो गया, फीडबैक देते हो। तो ये पूरा रूब्रिक्स का पॉइंट है। एंड रूब्रिक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है हिस्टोरिकल बोल सकते हो या हॉलिस्टिक बोल सकते हो, और एक होता है एनालिटिकल जहाँ पे आप एनालिसिस करते हो एंड परफॉर्मेंस को आप वहाँ पे ग्रेडेशन देते हो फ्रॉम गुड, ठीक है ना, गुड हो गया, नीड इम्प्रूवमेंट, ऐसे बेसिस पे आप 4 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हो। 1 to 4 पॉइंट्स होते हैं। सो उसको डिटेल अभी दिखा दूंगी मैं आपको, फिर से थोड़ा सा ओवरलुक कर लेंगे। एंड इसमें भी आपका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जहाँ पे आप एविडेंसेस नीड करते हो, एंड उसके पॉइंट्स में भी 1 to 4 का पॉइंट्स रहता है। बाकी रूब्रिक्स करके जाओगे, है ना। रूब्रिक्स का ही एक पार्ट है चेकलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ 2 यूनिट, जो पढ़ने को बोली उतना पढ़ के जाना। टूल्स ऑफ असेसमेंट यूनिट 3 है, तो वहाँ पे असेसमेंट एंड कॉग्निटिव लर्निंग है। तो जहाँ पे मेंशन है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, जो कि ऑलरेडी आपको कल के क्लास में भी बता चुके हो, प्रीवियस तो पढ़ा ही चुकी हो, है ना। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जो था इसमें भी सेम है। अभी देखो 3.2 में अभी पढ़ाया आपको मल्टीपल चॉइस, बाइनरी चॉइस, एसे टाइप्स और कंप्लीशन शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसका पैटर्न मैंने बता दिया, 1 पेज का करना या हाफ पेज का करना, क्या है, क्यों नीड है, क्या इंप्रूवमेंट होता है इसके थ्रू। 3.2 ईजी है, 3.1 3.2 कर लो। इसके बाद आया क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, एटीट्यूड, वैल्यूज़।
इंटरेस्ट, सेल्फ कंसेप्ट, टूल्स एंड प्रोसीजर फॉर देयर। ये इसमें क्या करोगे, इतना पॉइंट्स को नहीं करोगे। इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ठीक है, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ये कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिखा है तो एंड मैंने, हाँ आज मैं ये खरीद के लाऊंगा, ले आई हूँ, टिक, करेक्ट, ये पॉइंट इसका है, करेक्ट, नहीं है, क्रॉस। तो येस नो, सडन फ्रीक्वेंट आंसर जहाँ पे मिल जाते हैं वो होते हैं येस नो टाइप्स, तो वो चेकलिस्ट है। रेटिंग स्केल में आप रेट आउट करते हो, उसको ग्रेडेड आप करते हो, जस्ट लाइक पुअर, वेरी पुअर, एक्सीलेंट, या आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा हुआ या गुड, तो दैट इज़ द पॉइंट कि वहाँ पे रेटिंग स्केल में ये मेंशन होता है। इंटरव्यूज़ में क्या होता है ना, आपके पास इंटरव्यूअर्स आएंगे, 2-4 व्यूअर्स रहेंगे एंड आप उनके सामने ऐसे बैठे हो, आप गए हो ऑफिस एंड बैठे हो एंड दे आस्क रैंडम क्वेश्चंस अबाउट दैट जॉब और लिंक्ड विद दैट जॉब, तो इसके बेसिस पे होता है, ठीक है ना। ये इंटरव्यूज़ है। ऑब्जर्वेशन बता चुकी हूँ, रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट, ये 4 पॉइंट कर लेना। रूब्रिक्स अभी बताई थी, तो रूब्रिक्स वही चीज़ है। पोर्टफोलियो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो पूरा करके जाओगे। पोर्टफोलियोज टीचर भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है। टीचर जब भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो स्टूडेंट्स का नीड होता है, ये होता है कि इंडिविजुअल बच्चों को आप जो असाइनमेंट वर्क देते हो थ्रू आउट द ईयर, जब थोड़ा वो करके लाता है, कितना बच्चा किया, कितना बच्चा इंप्रूव नहीं किया, वो उसका रिकॉर्ड बन के रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो। अभी बिजनेस में भी पोर्टफोलियो होता है, डिफरेंट वर्क्स में भी पोर्टफोलियो होता है एंड इसके बेसिस पे बहुत सारा हेल्प होता है, बच्चों को सडन फीडबैक मिलता है, टीचर्स को सडन फीडबैक मिलता है, ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वे से ये वर्क चलता है। तो पोर्टफोलियो अगेन वेराइटीज़ में है, 4 वेराइटीज़ मैक्सिमम है इसके, लिख दोगे हो जाए। 3.5 इंपॉर्टेंट है, करके जाओगे। 3.4 रूब्रिक्स है, तो उसके लिए और टेंशन नहीं लेना है। 3.3 3.2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 3.1 आपका थिंकिंग के बेस्ड है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो मैंने बोला है कि ये 40 मार्क्स का पेपर है, मतलब 50 मार्क्स रहता है, आउट ऑफ 50 आपका 40 थ्योरी आता है, 10 आपका इंटरनल आता है। तो इंटरनल का तो छोड़ ही देते हैं बिकॉज 40 से अटेंड करना है एंड बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम 80 से कितना रखना है, अरे 80 से 40% रखना है, 80 से 40% रखना है तो दैट इज़ 32, ठीक है ना। 80 से अगर 40% रखना हो तो दैट इज़ 32, तो उसके अकॉर्डिंग सोच लो 40 से कितना रखना है, उसका हाफ, है ना। तो ऑलमोस्ट आपको उसका 40% 16 मार्क्स रखना है। तो 3 यूनिट तो पूरा अच्छा से करके जाओगे। इसके बाद का यूनिट का कुछ पॉइंट करके जाना है। जैसे यूनिट 4 में प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग असेसमेंट है, इतना सारा चीज़ है। बोलो मैम अभी कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं आप क्या करोगे, टेस्ट ओके कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, आप उसको पॉइंट आउट करना एंड उसी को करना। ब्लूप्रिंट, तो आपको क्या करना है, अचीवमेंट टेस्ट प्लस ब्लूप्रिंट एंड ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पेपर बना देना छोटा सा 50 मार्क का, बस उतना कर दोगे, ये ब्लूप्रिंट का हो जाएगा पूरा आंसर। इसको पूरा माइंड में रखो, आएगा ही। ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑलरेडी यू नो दैट, जहाँ पे आप सारे इंडिविजुअल्स बैठेंगे, उनके सामने बुक्स रखा दिया जाएगा एंड उसको देख के वो लोग लिखेंगे, सारा पॉइंट वहाँ से फाइंड आउट करके लिखेंगे, तो ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। एंड ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट भी आप लोग जानते हो, तो इतना करोगे। ये 3-4 जो पॉइंट बोला उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट, उसको करोगे, 2-3 जगह पे है। रूब्रिक्स 3 यूनिट में मेंशन है, 3 यूनिट्स में मेंशन है, तो आपको रूब्रिक्स करके जाना चाहिए, ठीक है। और क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट मटेरियल, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रैक्टिकबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रियलिटी एंड आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिविटी, ये 5 पॉइंट्स में लिखोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। उसी 5 पॉइंट को एक्सप्लेनेशन दोगे, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओपन हाउस एग्जामिनेशन, प्रोफाइल्स सॉरी, जेड स्कोर, परसेंटाइल रैंक, परसेंटेज स्कोर, जेड स्कोर and progress report, cumulative record and using feedback for reporting to the different stakeholders, student, parent, administration। ये इतने क्वेश्चन जो मैंने बोला अभी उसको पढ़ लेना, ठीक है। एंड यूनिट 5 में ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, क्वेश्चन बैंक कर लेना, क्वेश्चन बैंक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स, जो हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, एनुअल एग्जामिनेशन है, बस ये 2 करोगे। मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग कर लेना, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, ये करो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड CBT,
इतना करना है। सीबीटी आप लोग जानते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कंप्यूटर में लिंक करके भी क्वेश्चंस आते हैं जो वहाँ पे आप करते हो। तो उसके लिए पहले पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना आईडी ओपन करते हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है एंड टाइमिंग के विद इन एक टाइमर रहता है जिस पे आप बेस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो एंड विद इन दैट आप टिक करके आते हो। दैट इज अ सीबीटी मोड। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी ऑलमोस्ट सेम है, but online examination in front of camera or in front of computer, you mentioned your paper or you fixed your paper and copy just like that, ऐसे जैसे दिख रहा है वैसा, एंड आप लिखना स्टार्ट करोगे जो आपको दिखे। तो दैट इज कॉल्ड द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये होता है जो आपका फेस भी दिखे एंड कॉपी भी दिखे एंड आप चीटिंग ना करो, ऐसे करके हुआ था लॉकडाउन के पीरियड में। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, बस ये दोनों को याद रखोगे पूरा अच्छा से। मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग क्या है, एक छोटा छोटा कंसेप्ट है, 5 मार्क्स में अगर आ सकता है। तो मार्किंग जहाँ पे आप मार्क देते हो, है ना, बच्चों को आप एग्जामिन करने के बाद मार्क दोगे तो मार्किंग। ग्रेडिंग क्या है, जब आप ग्रेड्स देते हो बच्चों को, तो दोनों में ही क्या है ना, आप परफॉर्मेंस चेक करो, बच्चों के ऑब्जेक्टिविटी को चेक करो, तो ये पॉइंट्स है। बट हाफ ईयरली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सब तो आप ही लिख लोगे। तो क्वेश्चन बैंक क्या है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एंड उसका आंसर लास्ट में मेंशन होता है, बट आप सॉल्यूशन पहले निकालोगे फिर आंसर चेक करते हो। तो दैट इज अ क्वेश्चन बैंक। यूनिट 5 तो हो गया, बट यूनिट 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहली बार बार आपको फोकस करने को बोल रही हूँ कि रूब्रिक्स करके जाओगे, रूब्रिक्स के साथ चेकलिस्ट आता है तो उसको करोगे। जब बात आए प्रोफाइल का, प्रोफाइल क्या होता है ना, लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं विद देयर डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में जो जो चीज़ें रहते हैं उस चीज़ों को लेके, तो ये होता है प्रोफाइल, ठीक है। अभी असेसमेंट जब करते हो ना, तो कितने पॉइंट्स में करते हो पता है। एक टॉपिक आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, सेल्फ रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। सेल्फ रेफरेंस जब आप खुद के कैरेक्टर्स को ही जज करते हो विद इन सम पीरियड एंड उसके बेसिस पे जो भी असेसमेंट होता है उसको सेल्फ रेफरेंस बोलते हैं। क्राइटेरिया एक फिक्स क्राइटेरिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा दूसरों के साथ, कैरेक्टर रहेगा। नॉर्म होता है कुछ रूल्स रहेंगे, उसी रूल्स के ऊपर आप लोगों को जज किया जाएगा। यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है, रूल्स है। तो ये 3 टाइप के जो आपके रेफरेंस टेस्ट है उसको भी आप कर लोगे। थोड़ा सा ही है, 1-2 लाइन जान लो बस हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट और आप जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हो, दोनों ही सेम टाइप का है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है कि पूरे साल बच्चों का जो जो वर्क हुआ उसको आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंशन नहीं कर सकते हो, सो दैट एग्जामिनेशन लेके उसको आप रिजल्ट देते हो, ये होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। बट जब आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोला गया तो दैट इज इस मंथ पे ये वर्क हुआ, ये टेस्ट हुआ, उसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं एक बच्चे के लिए। मतलब सारे बच्चों का सेम होगा, एक इंडिविजुअल के लिए मैं एक के, कल फिर टेस्ट हुआ इसमें लिखे, परसों इसमें टेस्ट, थर्ड इसमें असाइनमेंट वर्क दिया, उसके नेक्स्ट डे हमने क्या किया, ओवरऑल 1 मंथ का टेस्ट लिया, ओरल टेस्ट किया, जो चीज़ें हैं वो जो जिस पॉइंट पे क्या रॉन्ग करे क्या नहीं, उसको हर एक कुछ को हम ऐड ऑन करते चलेंगे। क्यूमुलेटिव क्या होता है, ऐड करते हुए चलना, तो दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। अभी अगर फीडबैक देना रहे तो क्यों देते हो एंड किसको देते हो। पहला वर्क है स्टूडेंट टीचर का, आफ्टर द स्टूडेंट पेरेंट्स का एंड पेरेंट्स टीचर का। तो ये जो चीज़ है इसके अकॉर्डिंग फीडबैक दोगे। बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए जिसको मैं एक्सप्लेन अभी कर दे रही हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। बीच में एक है हिस्टोग्राम, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग है, हिस्टोग्राम है। देन आपका मैथ्स है, मीन मीडियन मोड, इसके ऊपर है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। तो बोलो इतना कुछ तो कर नहीं सकेंगे, है ना। परसेंटेज, अगर किसी को परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हो, परसेंटेज मतलब टोटल कर लिया, कितना है टोटल मार्क उसको एंड कितना आपने ऑब्टेन किया है, तो ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क इनटू 100 हो गया। आप सॉल्व कर लोगे, वो परसेंटेज निकल जाता है। तो इसके बेसिस पे जो कुछ टॉपिक्स बीच में रह गया उसको अभी हम देखते हैं। एक मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया चेकलिस्ट का। तो चेकलिस्ट क्या होता है, सपोज ये आपका कॉपी जैसा रहा, यहाँ पे कुछ आपने नोटपैड यूज़ किया है एंड कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिख के रखा है। तो सपोज यहाँ पे कैरेक्टर हो गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है येस और नो का, या फिर ट्रू फॉल्स का, या टिक करना है। तो चेकलिस्ट में आप चेक करते हुए ये प्रेजेंट है यस, ये नहीं है नो, ये प्रेजेंट है यस,
यस, ऐसे करके आप चेक करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द चेक लिस्ट। यस, नो, एब्सेंट, प्रेजेंट, और यहाँ पे टू वर्ड्स में जो भी रहता है, ठीक है। अभी देखो रूब्रिक्स में पहली बार आपको फोकस करने बोल रही हूँ रूब्रिक्स का। रूब्रिक्स एक क्या है ना, स्कोरिंग गाइड है, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस को चेक करते हो तो स्कोर्स देते हो, वहाँ पे इवेलुएट करने के लिए, क्वालिटी जजमेंट करने के लिए, बच्चों के क्वालिटी को जजमेंट करने के लिए बेसिकली ये स्कोरिंग टूल है। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस को जज करते हो, उसको क्या करने के लिए, आउटर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आउटर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये बोला था, इसका एक पॉइंट रहता है जैसे एक स्केल जैसा है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, ये आप C1, C2 एंड C3 कर लो क्राइटेरियंस के बेसिस पे। ये पार्ट में आप प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हो या फिर डिस्क्राइब करते हो परफॉर्मेंस को, इसमें आप रेटिंग देते हो, गुड, बैड, बेटर, ऐसा बेस्ट करना है, क्या करना है। एंड ये इंडिकेटर है जहाँ पे आप लास्ट में मेंशन करते हो। तो ये है आपका परफॉर्मिंग डिवाइस एग्जाम्पल था। टाइप्स मैंने बता दिया है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनालिटिकल, एक होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक में भी 1 से 4 पॉइंट्स हैं, इसमें भी 1 से 4 पॉइंट है। एनालिटिक जो है बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, बट हॉलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के अकॉर्डिंग। बट ये क्या है, हॉलिस्टिक होता है ओवरऑल, इसलिए मैं बोल रही थी ये एविडेंसेस नीड करता है या ओवरऑल जिसे डिपेंड करता है, इसको हम कभी कभी हिस्टोरिकल भी बोल देते हैं, बिकॉज इसमें सारा कुछ एविडेंसेस चाहिए, इसलिए ये सिंगल स्केल को ही यूज करता है हमेशा, बट एनालिटिकल हमेशा स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 डिफरेंट पॉइंट में यूज कर सकता है। तो इसके भी 4 पॉइंट्स है, इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। इसमें 4 पॉइंट्स क्या क्या है, नीड इम्प्रूवमेंट फर्स्ट, देन NFGE बोला गया है, NFG फेयर, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नीड इम्प्रूवमेंट, डेवलपिंग, सफिशिएंट, एवरेज, ठीक है। अभी देखो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का क्या क्या करोगे। पहला तो रिकॉर्ड्स ऑफ सेम सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, जो इंसिडेंट का आप करना चाहते हो उसको रिकॉर्ड करो। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाओ, एग्जाम्पल एनुअल रिकॉर्ड जो हमने बोला था। इनफॉर्मल डिवाइस बाय यूज बाय टीचर्स, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर इसका रहता है, एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स रहते हैं, सिंपल रिकॉर्ड्स ऑफ बिहेवियर, एवरी डे बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हो एंड आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये हो गया स्टूडेंट्स बिहेवियर को जज करना या स्टूडेंट्स को एंटायर वे से हेल्प करना कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें। तो इसके बाद का पॉइंट आता है नेक्स्ट, दैट इज द जेड स्कोर। जेड स्कोर एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू। जेड को हम थिंक कर लो कि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर को आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, ओके। तो जेड स्कोर सिंपल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर है, जिसको आप ओवरऑल जो उसके ऊपर डिपेंड करता है जितने भी वैल्यूज, उससे आप चेक करना चाहते हो उसका डिस्टेंस कितना है, या फिर मेजर करना चाहते हो उसका स्टैंडर्ड वैल्यूज से अदर वैल्यूज का क्या रिलेशन है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज द जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एस डी। एस डी को आप स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर कुछ बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड वैल्यू इज फिक्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू पकड़ लेना। एक्स जो कि आप रॉ स्कोर मिलता है या जो भी हैप्पीजेड स्कोर मिलता है आपको वो, एंड एम फॉर मीन जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू देता है जिससे आपको देखना है, चेक करना है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, मैंने जो बोला था आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये एक्स एंड वाई एक्सिस पे होता है एंड इट इज बेस्ड ऑन सिंपल डाटा, जो भी डाटा डिस्प्ले होता है आपको टेबलेट फॉर्म में एंड उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, तो उसको हम यूज करके एक्स वाई एक्सिस में पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना सकते हैं। अभी देखो सपोज यहाँ पे आपको रॉ डाटा गिवन है, एक्स आपको गिवन है 1 2 3 4 एंड एप फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 3 4 6। ओके, ऐसा कुछ टेबल में गिवन हो सकता है। ग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसी, ग्रुप में क्या होता है जैसे क्लास इंटरवल और ग्रुप में रहेगा वैसा। रेंज कैसे निकालते हो, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, वो ये कर दो तो रेंज आ जाता है। तो हिस्टोग्राम क्या है, बार ग्राफ्स में शो करना, ये बार फॉर्मेट में रहता है, इसका जो भी पिलर्स लाइक है उसको हम फॉर्मेट करते हैं एंड इसका एक फ्रीक्वेंसी रहता है, एक वर्टिकल वे में रहेगा तो एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल वे में। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में रहता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर की तरफ है, वाई एक्सेस में, एक्स एक्सेस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब मेंशन है, ठीक है। पिलर्स बनते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, डिपेंड करता है जो भी नंबर्स है उसके ऊपर। तो ये इजी मेथड है, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ये सब है। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्लियर पॉइंट देता है। यहाँ पे जैसे हिस्टोग्राम में आपको क्या था, ऐसे बार मिलते हैं, यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं। देखो बार जब मिलता है तो ये इतना डिस्टेंस हो गया ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट तक इसका मार्क नहीं जाता, बट यहाँ पे देखो इसका पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्क जाता है। ये यूज होता है
बहुत डेफिनाइट डाटा को मेंटेन करने के लिए विथ फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज सब कुछ सेम है। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन जो था वो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने बोला था सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग कर लेना, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी मत करना, बिकॉज उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है। लास्ट मोमेंट पे उतना कुछ अभी कर नहीं सकेंगे, याद नहीं रहेगा, एंड आपके एग्जाम्स में उतने क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं मैथ्स के, तो सिंपल सा करके जाओ, और उसके और में तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे क्योंकि ये 40 मार्क्स का है। तो दो लॉन्ग क्वेश्चंस में से तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाएगा फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट और सेकंड यूनिट से, तो आप उससे अटेंड करोगे। अदरवाइज इसको सिर्फ शॉर्ट के लिए सब याद करके जाना। तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लेना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी मत पढ़ना। वॉइस थोड़ा ख़राब है, तबीयत अभी भी ख़राब है, बुखार आ जा रहा है, तो सो सॉरी। उसके लिए इतना एफर्ट लगा के भी आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। बाकी सॉरी, बाकी जितना हो पा रहा है उतना आपको बता रही हूँ। तो ये है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये नेसेसरी हुआ, मार्क फेचिंग लगा एंड आप कर सकते हो तो कर लेना। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ये एक एवरेज वैल्यू को काउंट करना रहता है, मतलब कुछ रॉ डाटा गिवन है, उसको आप अरेंज कर लोगे तो उसका एक एवरेज वैल्यू आपको निकालना है, तो ये होता है आपका क्या ना, सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, आपको अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है तो इसका आप डेफिनेशन, मीनिंग एंड जो भी पॉइंट्स है उसको डालेंगे, इंट्रो डालेंगे। तो स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिक्टेट कर दिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है वो आपको जानना है पहले, कि स्टैटिस्टिक्स इज अ बॉडी ऑफ मैथमेटिक्स और टेक्निक्स और प्रोसेस फॉर गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है हर एक एमसीक्यूज में, फ्यूचर में पूछा जाएगा। किसी चीज़ को गैदर करना हो, एनालाइज करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, इंटरप्रेट करना हो, या वैल्यू निकालना हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज समटाइम्स यूज टू डिस्क्राइब द एवरेज ऑफ ऑल गिवन डाटा। जितने भी गिवन डाटा है उसके एवरेज को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका डेफिनेशन तो हो गया, सीवी गुड का एक डेफिनेशन है उसको पढ़ लोगे। ये है सीवी गुड का डेफिनेशन, आपको मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू सीवी गुड, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से जो एक आएगा एवरेज, ओ ऑब्जर्वेशन, टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ए, क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्क आउट सेंट्रल पॉइंट। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से जो सेंट्रल पॉइंट को निकालने का, मार्क आउट करने का एक पॉइंट है, वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, ये प्रोवाइड करता है एवरेज, जितने भी स्कोर्स हैं उसका एवरेज देता है। कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, तो इसमें दो और मोर ग्रुप्स में आप कंपैरिजन कभी कभी कर सकते हो, कभी कभी नहीं कर सकते हो, इसलिए अनेबल बोला गया। तो ये हो गया पॉइंट। एक्चुअली इसमें तीन पार्ट आता है, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन क्या होता है, द मीन इज अ नॉर्मल एवरेज वैल्यू। तो ये एरिथमेटिक मीन हम लोग ले जा रहे हैं डायरेक्टली, आपको एरिथमेटिक मीन, देन मतलब एच एम, ये सब नहीं करना है, पी एम ये सब नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जो गिवन है वो कर लो। एरिथमेटिक मीन ऑफ ए गिवन डाटा इज ए सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आइटम्स, सम बोला गया है। तो यहाँ पे जैसे आपको कुछ गिवन है x1, x2, x3, तो उसको मैंने ऐड कर लिया, एंड कितने आइटम्स है, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो इतना कर लोगे तो आपको मीन मिलता है, मीन एवरेज वैल्यू मिलता है। उसी का एक क्वेश्चन दिया है हमने विथ फ्रीक्वेंसी। जब विथ फ्रीक्वेंसी का बात आता है तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है, एंड आपको नीचे दैट इज समेशन ऑफ एक्स लिखना पड़ता है। समेशन ऑफ एक्स को आप कैपिटल एन पर कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, उसी क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे। तो ये नंबर ऑफ आइटम्स का हमने एन पकड़ा है, एन इक्वल्स टू 50 है गिवन। ठीक है, सो आपको नीचे का वैल्यू मिल गया, जो एक्स था एक्स का वैल्यू मिल गया 50, बट समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो आपको एफ गिवन है, एक्स गिवन है, तो मल्टीप्लाई करते हुए एफ एक्स निकालना है, उसका एडिशन करना है, तो सब समेशन ऑफ एफ एक्स आपको मिल जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स, दैट इज द 50। आप कर लोगे तो आपको वैल्यू 14.66 मिल जाएंगे। इसके मेरिट डिमेरिट्स मैंने दे दिए हैं, पढ़ लेना। ओके, देन आता है मीडियन, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट। सो सॉरी, क्योंकि नेटवर्क बोल, चार्ज भी नहीं है फ़ोन में, सो आपको फटाफट और 2-4 मिनट लगेंगे, वेट कर लो, मैं पढ़ा देती हूँ, एंड आप लोग सुन लेना सब कोई। ठीक है, आई नो दैट अभी हम लोग क्लास नहीं कर रहे, यूट्यूब में है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ फटाफट से मैं दे रही हूँ, एंड आप लोग उसको पढ़ लेना बाद में।
आप लोगों को थोड़ा सा तो बेनिफिट कुछ मिलेगा, आइडिया मिलेगा। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू निकालना, मिडिल मोस्ट जो भी वैल्यू है उसको निकालना। जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होंगे, जितने भी डाटाज गिवन होंगे, उसको पहले आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट मिडिल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसको निकालेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। एग्जाम्पल अगर गिवन है 4 4 6 3 2, सो आप बोलोगे इसका मिडिल मोस्ट क्या है? अरेंज कर लो, पहले अरेंज कर लो। 2 3 6, 6 तो नहीं होगा, 4 4 6 होगा। अरेंज कर लिया हमने। आफ्टर दैट जो भी इसका नंबर है, ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं गिनो। 1 2 3 4 5, 5 है। 5 ऑड होता है, इवन होता है? ऑड होता है। तो फॉर ऑड नंबर ऑफ डाटा इसका फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। सो n कितना गिवन है आपको? कितने आइटम्स है? 5। 5+1 दैट इज 6। 6/2 थर्ड टर्म। अभी जितना अरेंज किया हूँ उसका थर्ड नंबर पे कौन सा वैल्यू है? 4। तो आंसर इज 4। ठीक है। वैसे ही और एक गिवन है आपको, मैंने एक्स्ट्रा और एक बढ़ा दिया, 7 लगा दिया। तो यहाँ पे आपका ये इवन बन गया, है ना। तो n कितना हो गया? इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या है? n यहाँ पे कितने हैं? सॉरी 6। सो 6+1 तो नहीं करेंगे, अभी क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला अलग है। n/2th टर्म, याद करके रखो, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग n/2 मतलब थर्ड टर्म यहाँ पे आ जाएगा। n/2 प्लस 1 बोलेंगे तो 3+1 फोर्थ टर्म यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ टर्म को लिखना है पहले। थर्ड टर्म में कौन था? 4। फोर्थ टर्म में कौन था? 4। 4 4 8 हो गया। 8/2 कर लो तो ये भी 8/2 4 आएगा। तो ये मिडिल मोस्ट हो गया, मीडियन आ गया। अभी वैसा इसका क्वेश्चन मैंने एक दे दिया था, आप सॉल्व कर सकते हैं। यूजर्स एप्लीकेशन है। मोड क्या होता है? मोड होता है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मोड वैल्यू, मोड सबसे सिंपल लगता है हम लोग को। द वैल्यू व्हिच अपीयर्स मोस्ट ऑफन, जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है या आइटम्स गिवन है उसमें जो रिपीटेडली जो नंबर ज्यादा आता है उसको हम मोड बोल लेते हैं, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो मोड, उसको हमने एमओ लिया, तो एम नॉट बोल सकते हो। एंड ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दो एंड जो नंबर का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहता है उसको ऐसे करके लिखना है। यहाँ पे गिवन है कि आप कैसे लिखोगे। ये डाटा में हैव नो मोड, अगर डाटा में नो मोड हुआ या फिर 1 मोड हुआ, एक मोड है, 2 मोड है या उससे ज्यादा है तो क्या बोलोगे? अगर एक है यूनी मॉडल, 2 है बाई मॉडल, 3 है ट्राई मॉडल और 4 है या उससे ज़्यादा तो मल्टी मॉडल नोड बोल सकते हो। सो ये मल्टी मोड हो गया। मेरी डिमेरिट्स आप लोग पढ़ लेंगे। तो अभी बोला गया इसका एम्पायरिकल वैल्यू क्या है, क्या इसका एक्चुअल वैल्यूज है वो देखो। तो ये है रिलेशनशिप, ठीक है। सो फॉर्मूला 3 मैंने 3 फॉर्म में दिया है। अगर एम नॉट हुआ तो एम नॉट इक्वल्स टू, ये मोड के लिए यूज कर रहे हैं, एम डी एन मीडियन के लिए यूज होगा, सिर्फ एम मीन के लिए यूज होता है। तो एम नॉट इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसी को अरेंज कर दोगे तो मीडियन इक्वल्स टू एम नॉट प्लस 2/3 मीन माइनस एम। सो ये एम नॉट है, डॉट जो मेंशन है एम नहीं होगा, एम नॉट होगा। मीन इक्वल्स टू एम नॉट प्लस 3/2 ब्रैकेट में मीडियन माइनस एम नॉट। तो ये हो गया एम्पायरिकल वैल्यू, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन मोड। एक साथ तीनों को कैसे कर सकते हो। तो इतना करके जाओ एग्जाम के लिए, इस पेपर के लिए इतना बहुत इनफ है, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड अच्छा से करके आना, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस बार क्लासेस नहीं मिले थे हम लोगों को, फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको हर एक चीज़ बता दूँ। एंड जिनको थोड़ा डिटेल पढ़ना है तो मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट भी दिया था, प्लीज़ पढ़ लेना। मतलब आप लोग नहीं तो बाद में रिग्रेट फील करोगे, मार्क्स कम हो जा रहा है, तो पढ़ लेना प्लीज़। एंड पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटाइल, जेड स्कोर, ये सब थोड़ा सा बुक से देख के जाओगे। जेड स्कोर पढ़ा चुकी हूँ, परसेंटेज आप लोग जानते हो। परसेंटाइल रैंक होता है कि ऑल ओवर दी जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उसके अंदर कितना मार्क है, कितना आपका पोजीशन है, उसको आपको परसेंटाइल रैंक में काउंट करना पड़ता है। उसका एक फॉर्मूला है, बस इतना ही करना है, ठीक है। इतना बहुत एनफ है, इतना करके जाओ, हो जाएगा पास। एंड ट्राई करूंगी कि कल परसों के अंदर आपका पेडागोजीज के भी क्वेश्चंस दे दूं एंड बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारे पेडागोजीज का। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।